हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नई वीडियो में। आज हम कक्षा 12 का जितना पोर्शन हमने पिछली वीडियो में आपको करा दिया था, पाठ 2 कक्षा 12 का वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय में, उससे आगे का पोर्शन स्टार्ट करेंगे। तो पिछली वीडियो में हमने आपको समतलीय कोण तक करा दिया था, उसके आगे की शुरुआत करते हैं आज हम घन कोण से। ठीक है, तो अगला टॉपिक जो है हमारा वो है घन कोण। अगला टॉपिक जो है वो हमारा घन कोण है, जिसको हम सॉलिड एंगल कहते हैं। सॉलिड एंगल। अब सॉलिड एंगल क्या होता है कि किसी गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल उसके केंद्र पर जो कोण अंतरित करता है, उस कोण को हम कहते हैं घन कोण। किसी गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल उसके केंद्र पर जो कोण अंतरित करता है, उस कोण को हम कहते हैं घन कोण। जैसे यहाँ पे चित्र के माध्यम से समझेंगे इसको। ये हमारा कोई गोलीय पृष्ठ है, ये हमारा कोई गोलीय पृष्ठ है और इस पृष्ठ के ऊपर कोई इस तरीके से डीए क्षेत्रफल है। ठीक है, डीए क्षेत्रफल है और ये इस गोलीय पृष्ठ का केंद्र है। तो अगर हम इस तरीके से इसको मिला दें, इसको इस तरीके से मिला दें, ठीक है, तो ये जो गोलीय पृष्ठ है ये इस पर एक कोण बना रहा है। ठीक है, इस गोली की त्रिज्या जो है स्मॉल आर है, तो ये जो कोण बन रहा है यही हमारा डी ओमेगा है, अर्थात घन कोण है। छोटा क्षेत्रफल है, सूक्ष्म क्षेत्रफल है, तो डी ओमेगा घन कोण बना रहा है। अगर पूरा गोलीय पृष्ठ ले लेंगे तो क्या बनेगा, ओमेगा कोण बनेगा। तो इस बात को हम यहाँ पे लिख देंगे क्या, कि किसी गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल, किसी गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल किसी गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल उसके केंद्र पर जो कोण अंतरित करता है, जो कोण अंतरित करता है अर्थात बनाता है, ठीक है, कॉमा, उसे घन कोण कहते हैं। उसे घन कोण कहते हैं। तो किसी गोलीय पृष्ठ का, कोई गोलीय पृष्ठ है, उस गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल जो है उसके केंद्र पर जो कोण अंतरित करता है उसी को हम घन कोण कहते हैं। इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। ये बात आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी। ठीक है, इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। तो जैसा कि हमने आपको समझाया उसी तरीके से आगे बढ़ते हैं कि माना एक गोले का केंद्र O है। गोले का केंद्र क्या है यहाँ पे, ये गोले का केंद्र है O। ठीक है, गोले का केंद्र O है तथा त्रिज्या R है। इस गोले के पृष्ठ पर एक सूक्ष्म क्षेत्रफल dA है। यदि इस क्षेत्रफल की परिसीमाओं, यानी कि परिसीमाओं पर स्थित बिंदुओं को, ये परिसीमाएं होती हैं, ये परिसीमाएं होती हैं, इसके बिंदुओं को हमने केंद्र O से मिला दिया इस तरीके से। तो केंद्र O से मिला देने पर, इस तरीके से हमने इसको केंद्र O से मिला दिया है, बिंदुओं को केंद्र O से मिलाएं तो रेखाएं, ये रेखाएं केंद्र O पर डी ओमेगा घन कोण अंतरित करती हैं, अर्थात ये वाला कोण जो होगा वो डी ओमेगा घन कोण होगा। यदि, चूंकि हम जानते हैं कि गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल उसकी त्रिज्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी डीए जो है वो आर स्क्वायर के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात डी अपॉन आर स्क्वायर क्या होगा, एक नियतांक है। इसे क्षेत्रफल डीए द्वारा केंद्र पर अंतरित घन कोण कहते हैं। ये बात हमको इस तरीके से समझ में नहीं आ रही तो हम यहाँ पे लिख देंगे इसको, अर्थात या अतः डीए जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है किसके, आर स्क्वायर के। ये बात हमें यहाँ पे पता है, चूंकि गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल डीए त्रिज्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। तो यहां से अगर हम डीए बराबर निकाले तो क्या हो जाएगा, डी ओमेगा, यहाँ नियतांक है, इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, जब भी प्रोपोर्शनल हटाते हैं नियतांक लेते
तो ये डी ओमेगा को हम इधर साइड में भेज दें तो डी ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा, ये डी ओमेगा अपनी जगह पे रहा, आर स्क्वायर को इधर लिया है तो डी ए अपॉन आर स्क्वायर, अर्थात यही हमारा घनकोण होता है, डी ओमेगा डी ए अपॉन आर स्क्वायर। ये बात हमको याद रखनी है, यही हमारा घनकोण होता है। ठीक है, अब देखते हैं हम यहाँ पे आगे। ठीक है, आगे देखते हैं, अगर डी ए बराबर यहाँ पे यदि डी ए बराबर हो आर स्क्वायर के, डी ए बराबर आर स्क्वायर हो तो क्या होगा, यहाँ पे ये वैल्यू अगर हम पुट कर दें तो डी ओमेगा बराबर डी ए की जगह पे डी ए रहा, या आर स्क्वायर की जगह पे हमने क्या रख दिया, डी ए रख दिया, तो डी ए से डी ए खत्म हो जाएगा, डी ओमेगा बराबर हो जाएगा 1 स्टेरेडियन, अर्थात एक स्टेरेडियन वह घनकोण होता है जो सूक्ष्म क्षेत्रफल के, सूक्ष्म क्षेत्रफल जो है उसके बराबर त्रिज्या के, उसके बराबर त्रिज्या के वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होता है। ये तो डी ओमेगा बराबर 1 स्टेरेडियन, अतः एक स्टेरेडियन वह घनकोण है जो गोले के पृष्ठ का वह भाग जिसका क्षेत्रफल जो है उसकी त्रिज्या के वर्ग के बराबर हो, उसके केंद्र पर अंतरित करता है। यानी गोले के केंद्र पर गोलीय पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है अगर त्रिज्या के स्क्वायर के बराबर होता है तब जो कोण गोले के केंद्र पर अंतरित होता है उसको ही हम कहते हैं एक स्टेरेडियन। ठीक है, ये बात हमें याद रखनी है और हम जानते हैं। ठीक है, पहले इसको राइट डाउन, इसको हटाते हैं यहां से। आगे एक, ठीक है, ये यहां तक क्लियर आपको समझ में आ गया होगा। आगे चूंकि गोले का संपूर्ण पृष्ठ 4 पाई आर स्क्वायर होता है, अतः गोले के संपूर्ण पृष्ठ द्वारा केंद्र पर अंतरित घनकोण। तो अब तक हमने क्या लिया था, अब तक हमने लिया था डी ओमेगा बराबर डी ए अपॉन आर स्क्वायर, सूक्ष्म कोण लिया था और क्षेत्रफल भी क्या लिया था, सूक्ष्म लिया था। अब हमने क्या कर लिया, गोले के संपूर्ण पृष्ठ द्वारा केंद्र पर अंतरित घनकोण, तो ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा, डी ए। वैसे डी ओमेगा बराबर क्या होता है, डी ए अपॉन आर स्क्वायर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने पूरा गोला ले लिया, पूरा गोला, पूरा कोण ले लिया यहाँ पे, तो ये हो जाएगा डी ओमेगा की जगह ओमेगा बराबर डी ए का मतलब पूरा 4 पाई आर स्क्वायर, पूरा संपूर्ण पृष्ठ ले लिया गोले का, 4 पाई आर स्क्वायर बटे में आर स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा तो ओमेगा बराबर 4 पाई स्टेरेडियन आ जाएगा, ओमेगा बराबर 4 पाई स्टेरेडियन। अतः यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि किसी गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल, किसी गोले का संपूर्ण पृष्ठ उसके केंद्र पर 4 पाई स्टेरेडियन का घनकोण अंतरित करता है। ये बात हमें याद रखनी है और इस बात को मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूं कि किसी गोले का संपूर्ण पृष्ठ उसके केंद्र पर 4 पाई स्टेरेडियन घनकोण अंतरित करता है, अर्थात बनाता है। ये बात हमको ध्यान में रखनी है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है ये। तो अगला जो टॉपिक है हमारा वो है हमारा वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, तो बात करेंगे अब वैद्युत फ्लक्स की। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है, किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित
किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित कोई काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली संपूर्ण बल रेखाओं की संख्या, वैद्युत बल रेखाओं की जो संख्या है उसकी माप ही वैद्युत फ्लक्स कहलाती है, उस पृष्ठ से गुजरने वाला। ठीक है, ये बात हमें ध्यान में रखनी है। एक बात और ध्यान दिला दूं मैं कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली संपूर्ण वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को ही हम उस तल से बद्ध वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, इस बात को मैं यहाँ पे राइट डाउन करता हूँ, देखेंगे कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली संपूर्ण वैद्युत बल रेखाओं की माप या संख्या, कुछ भी कह सकते हैं, माप या संख्या, रेखाओं की संख्या को उस तल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। उस तल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अभी हम इसको चित्र के माध्यम से समझाते हैं। ठीक है, तो यहां तक की बात आपको क्लियरली समझ में आ रही है कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली संपूर्ण वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को, या संपूर्ण वैद्युत बल रेखाओं की संख्या जो होती है उसकी माप को हम उस तल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो इसको चित्र के माध्यम से समझेंगे, चित्र बनाते हैं इसका, देखते हैं। तो अब हम इसको चित्र के माध्यम से समझते हैं कि यदि कोई ए क्षेत्रफल का, इसका क्षेत्रफल क्या है, ए क्षेत्रफल का आयताकार तल है और उस जो वैद्युत क्षेत्र है वो हमारा ई है। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र क्या है, ई। तो उस आयताकार तल से, यानी इस आयताकार तल से अभिलंबवत, यानी क्षेत्रफल और जो क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र है, वो दोनों एक दूसरे के लंबवत हैं। तो यहाँ पे क्या है कि माना ए क्षेत्रफल का कोई आयताकार तल है जिससे जो वैद्युत क्षेत्र के अभिलंबवत है। कैसे है, लंबवत है, यानी ए क्षेत्रफल का कोई आयताकार तल वैद्युत क्षेत्र ई के अभिलंबवत है, तो उस तल के क्षेत्रफल तथा वैद्युत क्षेत्र के गुणनफल को उस तल से बद्ध, उस तल से जुड़ा हुआ, उस तल से निर्गत वैद्युत फ्लक्स कहेंगे। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे हम राइट डाउन करते हैं। है क्या चीज कि माना ए क्षेत्रफल का एक आयताकार तल, ए क्षेत्रफल का एक आयताकार तल वैद्युत क्षेत्र ई में क्षेत्र के लंबवत स्थित है, तो
वैद्युत क्षेत्र तथा उस तल के क्षेत्रफल का गुणनफल, क्षेत्रफल का गुणनफल उस तल से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स कहलाएगा। संबद्ध वैद्युत फ्लक्स कहलाता है, कहलाता है। तो ये बात यहाँ पे हमें समझ में आ रही होगी, अर्थात अगर अब भी समझ में नहीं आया तो अब पूरी तरीके से क्लियर समझ में आ जाएगा। अर्थात फाई ई बराबर हो जाएगा हमारा E इंटू ए। इस वैद्युत क्षेत्र के क्षेत्रफल, यानी ये क्षेत्र दिया है हमें, उसका क्षेत्रफल और वैद्युत क्षेत्र के गुणनफल को ही हम कहते हैं उस तल से बद्ध वैद्युत फ्लक्स। ये बात समझ में आ रही होगी। हमारी फर्स्ट स्थिति है, पहली स्थिति है। पहली स्थिति में क्या है हमारा कि जब क्षेत्र और क्षेत्रफल एक दूसरे के लंबवत हैं, तो माना ए क्षेत्रफल का एक आयताकार तल है, वैद्युत क्षेत्र ई में क्षेत्र के लंबवत स्थित है, तो वैद्युत क्षेत्र तथा उस तल के, यानी इस तल के और वैद्युत क्षेत्र के गुणनफल को ही उस तल से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, अर्थात फाई बराबर ई इंटू ए। यहां तक की बात आपको क्लियरली समझ में आ गई। ये हमारी फर्स्ट स्थिति है। अब हम दूसरी स्थिति का चित्र बना के ही उसको समझेंगे, तो पहले चित्र बनाते हैं, ठीक है। दूसरी स्थिति में क्या कर रहा है कि यदि वैद्युत बल रेखाएं क्षेत्र के साथ थीटा कोण पर प्रवेश करती हैं, यानी कि क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र जो है एक दूसरे के लंबवत ना होकर थीटा कोण बनाते हैं, तब क्या होगा उसको देखेंगे। तो यहां इस बात को लिख देते हैं, यदि वैद्युत क्षेत्र तल के साथ, तल के लंबवत न होकर, तल के लंबवत न होकर तल के साथ थीटा कोण बनाए, तब उस तल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तब उस तल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर हो जाएगा हमारा ई ए कॉस थीटा। जब थीटा कोण पर प्रवेश कर रही है बल रेखाएं, तब जो वैद्युत फ्लक्स होगा ई बराबर हो जाएगा फाई ई ए कॉस थीटा। फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा, ये बात हमें याद रखनी है। वैद्युत फ्लक्स जो है वो एक अदिश राशि है, ठीक है। वैद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है और इसका मात्रक जो होता है वो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम होता है। ये बात हम यहाँ पे राइट डाउन करेंगे, ठीक है। ये पूरी बात यहाँ पे लिखते हैं कि वैद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है। वैद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है जिसका मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, या इसी को हम वोल्ट मीटर भी कहते हैं, या वोल्ट मीटर इसकी विमा ML3 T-3 A-1 होती है। यानी वैद्युत फ्लक्स की विमा ML3 T-3 A-1 होती है। तो ये बात हमको याद रखनी है, ठीक है, अच्छी तरीके से। तो यहां तक आपको वैद्युत फ्लक्स पूरा तरीके से समझ में आ गया होगा। एक बार और दोबारा से रिवाइज करा दूं कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली जो वैद्युत बल रेखाओं की संख्याओं की माप होती है,
उसको कहते हैं उस तल से बद्ध वैद्युत फ्लक्स। इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। पहला कंडीशन क्या होती है कि जब तल जो क्षेत्रफल है, काल्पनिक क्षेत्रफल है, वो वैद्युत क्षेत्र के साथ लंबवत रखा हो। तो माना ए क्षेत्रफल का एक आयताकार तल है, वैद्युत क्षेत्र ई में क्षेत्र के लंबवत स्थित है। जो वैद्युत क्षेत्र था उस तल के लंबवत तल के क्षेत्रफल का गुणनफल, तो वैद्युत क्षेत्र तथा उस तल के क्षेत्रफल का गुणनफल उस तल से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स कहलाता है। फाई ई बराबर ई इंटू ए। और इसी तरीके से जब वैद्युत क्षेत्र क्षेत्र के तल के लंबवत न होकर थीटा कोण पर प्रवेश करता है, तब तल के साथ जो तल से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होता है वो होता है हमारा फाई बराबर ई cos थीटा। वैद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है जिसका मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम या वोल्ट मीटर होता है और इसकी विमा ml3t-3a-1 होती है। तो उम्मीद है ये यहां तक आपको टॉपिक पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक और महत्वपूर्ण बात है, उसको भी हम यहाँ पे राइट डाउन करेंगे। ठीक है, और वो महत्वपूर्ण बात क्या है यहाँ पे नोट करके इसको लिख देंगे हम यहाँ पे। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक यही था, वैद्युत फ्लक्स हमारा। ठीक है, आगे जो टॉपिक आएंगे उनकी बात करेंगे कि यदि वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ से बाहर निकल रही होती हैं, तो वैद्युत फ्लक्स धनात्मक होता है। यदि वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ से बाहर निकल रही होती हैं तो वैद्युत फ्लक्स धनात्मक होता है, तथा यदि बल रेखाएं या वैद्युत बल रेखाएं तथा यदि वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ में प्रवेश कर रही होती हैं तो वैद्युत फ्लक्स ऋणात्मक होता है। तो वैद्युत फ्लक्स ऋणात्मक होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि जब गॉस की प्रमेय हम सॉल्व करेंगे तो सबसे ज्यादा इसी का उसमें यूज होगा कि यदि वैद्युत बल रेखाएं जो है पृष्ठ के अंदर या पृष्ठ से बाहर निकल रही हैं तो वैद्युत फ्लक्स धनात्मक, और यदि पृष्ठ में प्रवेश कर रही हैं तो वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, ऋणात्मक होगा। ठीक है।